Hello guys, this is Garima Singh. Now we are going to do some important MCQs from the SXPS, which is very important for the TGT, PGT, DSSB and KVS, all type of exams. So let's have a look. The founder of the romantic comedy. The founder of the romantic comedy is मतलब रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर कौन है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्री शेक्सपियन ड्रामेटिस्ट द रॉबर्ट ग्रीन्स। ये आपका सही ऑप्शन है, रॉबर्ट ग्रीन्स। रॉबर्ट ग्रीन कौन थे? आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी विट थे, जो कि यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। यूनिवर्सिटी विट उन राइटरों को कहा जाता था एलिजाबेथन पीरियड में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते थे, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन भी आते हैं। इसके अलावा थॉमस नॉस, थॉमस लॉज, ये सारे राइटर्स, थॉमस लॉज हो गए, जॉन लिली हो गए, थॉमस लॉज हो गए, जॉन लिली हो गए, ये सारे राइटर जो है आपके इसमें आते हैं, यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। तो ये रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट को भी कहकर एड्रेस किया था। The pre-Shakespearean dramatists are also known to university wits. Robert Greene was one of the among the 7 university wits. ये 7 थे। There is a peculiar romantic humor of rare combinations. Hello guys, this is Garima Singh. Now we are going to do some important MCQs from the William Shakespeare's, which is very important for the TGT, PGT and other type of exams. Now let's have a look. So the first question is the founder of romantic comedy. The founder of romantic comedy कौन है? The Robert Greene, Thomas Nast, Thomas Kiss, Thomas Last. Which one is correct? Robert Greene. रॉबर्ट ग्रीन हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन अब यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। यूनिवर्सिटीज में से कुल मिलाकर 7 मेंबर्स थे, जिनमें थे एक रॉबर्ट ग्रीन भी थे। इसके अलावा थॉमस लॉज थे, थॉमस नॉस थे, थॉमस लॉज थे, थॉमस ग्रीन थे। इसके अलावा थॉमस नैश थे, थॉमस लाज, और कौन कौन था इसमें? थॉमस रॉस, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली थे। इसके बाद अलावा कौन था? रॉबर्ट ग्रीन था। रॉबर्ट ग्रीन ही थे जिन्होंने ग्रोस वर्थ ऑफ विट लिखा है। तो ये सारे यूनिवर्सिटी राइटर्स माने जाते हैं। द फाउंडर ऑफ रोमांटिक The pre-Shakespearean dramatists are known the university wits, and Robert Greene was among the 7th member of university wits who called university. There is a peculiar romantic humor and rare combination of realism, idealism in his plays. He is the first he is the first who draw the romantic heroines. वो मतलब रॉबर्ट ग्रीन जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रोमांटिक हीरोइन का कैरेक्टर लेकर आए। His heroine Margaret and Dorothea is the finest example of Shakespearean Rosaline and Cecilia. Anticipated Shakespeare Rosaline and Celia. Bosloa is now move to the next question. The Bosloa is the name of executioners. The Duchess, Jews of Malta, the Middlemarch, the Spanish tragedy, the Duchess of Malfi. ये जो बोस्लो नाम का करेक्टर है, ये एग्जीक्यूशनर का था, यानी जो एग्जीक्यूशन मतलब जो कसाई टाइप के होते हैं, वो कौन था? द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी में ये करेक्टर पाया जाता है। द डचेस ऑफ माल्फी इज जैकोबियन रेवेंस ट्रेजेडी रिटन बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेवेस्टर। ये जो डचेस ऑफ माल्फी है, ये जॉन वेवेस्टर जो कि एक जैकोबियन राइटर थे, इनके द्वारा लिखा गया था।
तो बोसला इज द फॉर्मर सर्वेंट ऑफ द कार्डिनल रिटर्न फ्रॉम ए सेंटेंस इन द गैलीज ऑफ द मर्डर। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों की ये बहुत ज़्यादा इसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस, बट थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, the author of the third, the author, how many children had Lady Macbeth is, ये how many children had Lady Macbeth नाम का जो है ऐसे किसने लिखा था, तो ये AC ब्रेडली जो कि मॉडर्न क्रिटिक माने जाते हैं। AC Knight 1906-1997 was an English critic. His essay How many children had Lady Macbeth in 1933 is a classic of modern criticism. इन्होंने ही हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ जो कि 1933 में पब्लिश हुआ था, मॉडर्न क्रिटिसिज्म माना जाता है। द थीम ऑफ द फॉस्टियस सर थॉमस मोर्स। नाउ हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर थॉमस मोर्स द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू द, सर जो थॉमस मोर थे वो कहाँ किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इंग्लैंड। So Thomas More was born in 1478 London, England. Died July 6, 1535 London. English humanist and statesman of England who was beheaded for refusing to accept the King Henry VIII। मतलब जो थॉमस मूर थे इनको behead कर दिया, मतलब इनका गला काट दिया गया था किसके द्वारा? किंग हेनरी VIII के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है उनकी किंगशिप को रिफ्यूज़ कर दिया था। थॉमस मूर बाय द रोमन कैथोलिक चर्च, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन मूर, ही वॉज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड। यूटोपिया इज ए ग्रीक नेम ऑफ मूर काइनिंग फ्रॉम यूटोपिया, मतलब यूटोपिया एक जो है ग्रीक नेम है जो कि ग्रीक वर्ड से बना है। और टॉपस मीन्स नो प्लेस एंड पन इज यूटोपस मतलब गुड, इसी का जस्ट अपोजिट यूटोपस होगा। इट इज सजेशन ए प्रिफेक्टरी पोएम। तो ये जो यूटोपिया है ये थॉमस मूर के द्वारा लिखी गई थी जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इनके सर को कलम किंग हेनरी VIII के द्वारा कलम कर दिया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन हेमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हेमलेट घोस्ट अपीयर, मतलब हेमलेट में कितनी बार घोस्ट अपीयर होता है? बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्योंकि कोई मानता है 3 बार तो कोई मानता है 4 टाइम्स। तो 2, 4, 3, 5 विच ऑप्शन इज करेक्ट? वैसे सही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है 3 टाइम्स अपीयर हुआ था। इन हेमलेट द घोस्ट अपीयर द 3 टाइम्स इन द प्ले, या ये देखिए घोस्ट अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्ले। द घोस्ट अपीयर्स टू द मार्सेलस एंड बेर्नार्डो इन एक्ट फर्स्ट इन द सीन फर्स्ट। घोस्ट जो है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में मार्सेलस को और बर्नार्डो को सबसे पहले दिखाई देता है। इट डज नॉट स्पीक, ये बोलता नहीं। इट एग्जिट एंड री इंटर्न देन इट एग्जिट अगेन, ये मतलब ये चला जाता है फिर आता है। देन इट अगेन इट अपीयर्स इन द एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, उसके बाद ये पुनः एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में दिखाई देता है। द घोस्ट अपीयर्स टू बी हेमलेट इन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ इन द फेमस क्लोजेस्ट इंटरव्यू विद द गर्टूड एंड पोलोनियस। गर्टूड एंड पोलोनियस कैन नॉट सी द घोस्ट ओनली हेमलेट, सो द घोस्ट अपीयर इन द 4 डिफरेंट सीन। इसलिए घोस्ट जो है 4 डिफरेंट सीन में दिखाई देता है। It brings 2 scenes. It only really makes 3 separate appearances unless you count the appearances. The ghost has a 5 intent 5 exit. इसके अकॉर्डिंग ये जो है 5 एंट्रीज अगर टोटल ओवरऑल मिला के देखा जाए तो घोस्ट की एंट्रीज 5 टाइम होती है, 5 टाइम एग्जिस्ट होता है। लेकिन ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, आयोग क्या सही मानता है ये आयोग पर है। होली सोनेट इज ए वर्क रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन इट मेटाफिजिकल पोएट, हम सभी जानते हैं, जिनका ड्रेप ऑफ लॉक फेमस कंपोजिशन है। तो होली सोनेट्स इज ए वर्क डन बाय इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन इन 1572-16 का ये लाइफ स्पॉन है।
लाइफ इज पॉन इज सोनेट बिकम इट कंटेन्स सीरीज ऑफ 19 डिविजनल पोएम्स। ये जो होली सोनेट्स है इसमें इनकी 19 मतलब पोएम्स की है, एक एंथोलॉजी है। दिस सोनेट्स वर पब्लिश पोस्टमसली इन 1633 इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट्स। ये कब पब्लिश हुई थी? 1633 में पब्लिश हुई थी, 1633 में। Such as Holy Sonnet 17 and Ezra Don's wife who died in 1617. So now move to the next question. Which of the following is not play written by Ben Jonson? इनमें से कौन सा जो प्ले है जो बेन जॉनसन के द्वारा नहीं लिखा गया? द अल्केमिस्ट, सिंथिया, विज, द वोल्फ एंड द डचेस ऑफ माल्फी। तो डचेस ऑफ माल्फी हम लोगों ने देखा था किसके द्वारा लिखा गया था? द डचेस ऑफ माल्फी जैकोबियन रेवेंस ट्रेजेडी है। डचेस ऑफ माल्फी जैकोबियन रेवेंस ट्रेजेडी है जो कि जॉन वेस्टर के द्वारा लिखी गई थी। अभी हमने ऊपर से ये क्वेश्चन देखा था। बेन जॉनसन वॉज एन इंग्लिश प्ले राइटर पोएट एंड एक्टर एंड लिटरेरी क्रिटिक whose arteries exerted in lasting impact upon the English poetry and stage comedy. बेन जॉनसन स्पेशली द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। एंड वो जो कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी राइटर हैं। वोल्पोनो इज द कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन प्रोड्यूस इन 606 ड्राइंग एन एलिमेंट ऑफ सिटी ऑफ कॉमेडी एंड द बीस्ट फेबल्स। सिंथिया रिव्यूज ए लेट एलिजाबेथन स्टेज प्ले satire written by Ben Jonson. The Alchemist is a comedy of Ben Jonson. जो Alchemist है ये बेन जॉनसन की कॉमेडी है। The Alchemist is also famous novel written by, इसी नाम का एक नॉवेल भी पॉल कोएल्हो नाम के व्यक्ति ने लिखा है। Now move to the next questions. Which of the following plays Shakespeare has an epilogue? किस प्ले में से जो है एपिलॉग आया है? द टेम्पेस्ट में, द हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की, हैमलेट में की, ट्वेल्थ नाइट में। तो द टेम्पेस्ट हैज़ एन एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? जो लास्ट प्ले के लास्ट में जो बोला जाता है उसको एपिलॉग बोलते हैं। इट इज़ द अपोजिट ऑफ, इसको वो कह लीजिए आप, एक कंक्लूडिंग पार्ट होता है। तो इट इज़ द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग। से प्रोलॉग के अपोजिट होता है। इट इज पीसेस ऑफ राइटिंग एट द बिगनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क। जो प्रोलॉग होता है वो किसी भी रचना की मतलब शुरुआत में आता है। एंड एपिलॉग इज अ पार्ट ऑफ मेन स्टोरी। लेकिन जो एपिलॉग होता है ये मेन स्टोरी का भाग होता है। एंड अकरिंग आफ्टर द क्लाइमेक्स एंड रिटेलिंग द फेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि प्ले के लास्ट में आता है, चमत्कार के बाद आता है और कैरेक्टर के फेट के बारे में रिवील करता है। एज ए शेक्सपियर से सोनेट सीन्स विथ, शेक्सपियर का सोनेट किस से समाप्त होता है? सभी जानते हैं शेक्सपियर का जो पैटर्न है सोनेट्स का वो ए बी उनकी क्या है पैटर्न राइमिंग की? ए बी सी डी ई एफ जी। ये शेक्सपियर के सोनेट की राइमिंग पैटर्न है। शेक्सपियर जो है मतलब इट कंसिस्ट थ्री क्वार्टरेंस एंड फॉलोड बाय वन कपलेट। ये शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम का पैटर्न है। शेक्सपियर सोनेट्स एंड्स विद द कपलेट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपलेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कपलेट। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से। Now move to the next question. The main theme of the Shakespearean play is life. What was the walking shadow and poor play occurs in the Shakespeare's life जो है ये कोटेशन कहाँ आता है? लाइफ बट वॉकिंग शैडो बट ए पुअर प्लेस अकंडर शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट हैमलेट मैकबेथ एंड किंग लियर्स। ये आता है मैकबेथ में। कौन बोलता है? मैकबेथ स्वयं बोलता है। द एबव मेंशन लाइन लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेस अकर इन द शेक्सपियर मैकबेथ। दिस लाइन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्ट 5 सीन 5। ये जो है लाइन एक्ट 5 और सीन 5 से ली गई है।
दिस इज द स्पीच ऑफ मैकबेथ, ही मैकबेथ की स्पीच है। व्हेन लेडी मैकबेथ किल हरसेल्फ, जब लेडी मैकबेथ खुद को मारने का प्रयास करती है, मैकबेथ स्टेटेड मैकबेथ, तो मैकबेथ ही कहता है द लाइफ बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट एंड फेट हिज आवर अपॉन द स्टेज and heard no more. So Macbeth pines over his miserable fate, calling life is a walking shadow. Macbeth compares his existence to condition of being mere a ghost. मतलब मैकबेथ अपनी की तुलना यहाँ एक घोस्ट से कर रहा है। He goes on to compare the people to actors who worry about their brief moments in the spotlight, only case to exist for the realizes it over. Shakespeare compares life metaphorically टू वॉकिंग शेडो, मतलब शेक्सपियर अपनी तुलना, जीवन की तुलना, खुद की तुलना एक शेडो से कर रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट्स की जो मेन थीम क्या है? लव है, इंट्रिग्स है, हेटर्स है, एनवी है। हमने सभी देखा है कि शेक्सपियर की पूरी जो सोनेट है वो किस पे फोकस्ड है? लव, लस्ट, सेक्स, इस सभी पे के अराउंड जो है घूमती है। तो द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स इज लव। द होल एंटायर थीम्स आल्सो revolves around the love, again beauty, time, lust, practical obligation, feeling of incompetence. His sonnet theme focuses on the ideas of conflict between real love and simple sexual desires. Lust can disguise itself as a love and easily mistaken for it. Love sonnets are intensely personal and address for deep issue of life. This theme does not have a single definition, but rather an intangible collection of characteristics that together make the powerful force that defeats all the obstacles. मतलब उनके 154 जो सोनेट्स हैं, सभी जानते हैं कि 126 तक का सोनेट जो है वो फेयर यूथ को डेडिकेट किया गया, लेकिन जो फ्रॉम सोनेट नंबर 1 to from the sonnet number 1 to 17 is also known as a procreation sonnets. Procreation sonnets, ये एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। The sonnet from 1 to 17 is also known as a procreation sonnet, which address to a fair youth. इसे procreation sonnet इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है शेक्सपियर ने रिक्वेस्ट किया है फेयर यूथ से कि प्लीज, मतलब रिक्वेस्टेड टू गेट मैरिड एंड have a child so that the beauty of his youth can be becomes a the beauty of his youth becomes immortal, ताकि उनकी जो ब्यूटी है उसको इमोर्टल बनाया जा सके, अमर बनाया जा सके by having a child। तो मैं now move to the next question, question number 13। the total number of sonnet written by Shakespeare, शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट लिखे गए थे? जो टोटल नंबर थे कितने? 154। विलियम शेक्सपियर wrote 154 sonnet. His sonnet can be divided into different sections in numerous ways. Sonnet 1 from 1 to 126 is in which the poet strike up relationship with a young man। मतलब ये 1 to 126 किसको एड्रेस किए गए हैं? एक यंग फेयर यूथ को। कुछ लोग का मानना है कि जो उनके पेट्रॉन थे द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये उनको डेडिकेटेड है। एंड आल्सो कंसर्न विद द रिलेशनशिप विद द वुमेन से variously referred to as the dark lady or his mistress। और फ्रॉम 127 to 151 जो है 152 जो है वो एड्रेस किया गया है डार्क लेडी को। और जो सोनेट 153 और 154 है, ये जो गॉड क्यूपिड हैं, लव क्यूपिड हैं, उनको डेडिकेट किए गए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनमें से किस राइटर को जो है नोबेल प्राइज मिला है? जॉर्ज बर्नासा, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दिस एंड जॉन गाल्सवर्दी एंड विलियम बटलर इस एंड जेम्स जॉयस। तो इसमें जो है किस राइटर को 2 बार ट्विन का मतलब ट्विन का मेंशन है, तो इट मीन दैट कि किस राइटर को 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिला है, तो वो जेम्स जॉयस को मिला है। जेम्स जॉयस डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, बर्नासा वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1925, जॉन गाल्सवर्दी इन 1932, विलियम बटलर इज 1923 रिस्पेक्टिवली। जो जॉर्ज बर्नासा को 1925 में मिला था, जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में, विलियम बटलर सीस को 1923 में मिला था। जॉर्ज बर्नासा बिलोंग टू द आयरलैंड, जॉर्ज बर्नासा जो है आयरलैंड से बिलोंग करते थे। रिसीव द अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, इनको ड्रामा के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज मिला। एंड जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द यूनाइटेड किंगडम, जॉन गाल्सवर्दी यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं। रिसीव द अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फिक्शन, इन फिक्शन के क्षेत्र में फोर्सिक सागा के लिए मिला। विलियम बटलर इज बिलोंग टू द आयरलैंड, विलियम बटलर इज भी जो है आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड मतलब आयरलैंड से बिलोंग करते थे। रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, इनको पोइट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला। Now move to the next questions. The questions numbers 18. Sorry. Questions numbers 15. In the fiction, the author's overall main idea or most important message is called the novel में जो है author का main overall idea message क्या होता है? plot, setting, conflict, theme. तो theme होता है। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया, कुल मिलाकर जो मेन आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो महत्वपूर्ण मैसेज होता है, उसी को हम थीम कहते हैं। द थीम इज़ द मेन आइडिया और अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क। जो थीम होता है ये अंडरलाइंग मीनिंग होता है, मतलब राइटर क्या कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज रीडर्स को देना चाहता है। द थीम में बी इम्प्लाइड और स्टेटेड। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, जो उनकी कॉमेडी थी ट्वेल्थ नाइट, उसका सब टाइटल क्या है? व्हाट इज यू विल्स और व्हाट इज यू लाइक इट और व्हाट यू विल और व्हाट यू थिंक। तो सभी जानते हैं ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल व्हाट यू विल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18. The rare action is in virtue then in vengeance. This line occurs in Shakespeare's, ये लाइन्स शेक्सपियर की किस प्ले में आती है? हैमलेट में, टेम्पेस्ट में, किंग लियर्स में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो हम ही जानते हैं द रेयर एक्शन इन वर्चू रादर देन इन वेनिस, मतलब कहने का ये मतलब है कि बदला लेने की बजाय सबसे अच्छा गुण किस में है? एक्शन कार्य करने में है, तो ये टेम्पेस्ट में आती है। दिस इज द प्रॉस्पेरस स्पीच इन द टेम्पेस्ट एंड एक्ट सीन फर्स्ट। ये जो है प्रॉस्पेरो जो मेन हीरो है प्ले का, वो ये स्पीच देता है। बाय दिस स्टेटमेंट रिवलेशन आफ्टर ईयर्स ऑफ लिविंग इन एक्साइल एंड प्लॉटिंग हिज रिटर्न टू द इटली, द टेम्पेस्ट इज एम्फेसाइज ऑन द मर्सी एंड फॉरगिवनेस। टेम्पेस्ट जो है किस पर जोर दिया गया है? दया और क्षमा करने पर जोर दिया गया है। इट इज आल्सो द हॉलमार्क ऑफ शेक्सपियर रोमांस, जो कि शेक्सपियर के रोमांस का हॉलमार्क है। द 4 प्लेज द टेम्पेस्ट, पेरिक्लिस, ये जो 4 प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लिस, विंटर्स टेल्स एंड द सिम्बलिन्स रिटर्न लेट इन द प्ले राइट कैरियर्स, ये सब इनके बाद के प्ले हैं, मतलब इनके करियर के लास्ट फेजेस के प्ले हैं। द प्रॉस्पेरो कैपेसिटी टू फॉरगिव दोज हु हैव बिट्रेड हिम, प्रॉस्पेरो की कैपेसिटी, उसमें ये क्षमता है कि वह उनको भी क्षमा कर देता जो उसे धोखा देते हैं। मिरांडा सिंपैथी, एरियस मर्सी एंड गोंजालोस, दो फुलनेस ड्रामेटाइज द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। मिरांडा की सहानुभूति, एरियल की दया, गोंजालो सभी को जो है ड्रामेटाइज किया गया, की विजय को ड्रामेटाइज किया गया है। द 14 ब्रॉस
फोर्टिनब्रॉस इज ए कैरेक्टर इन द शेक्सपियर्स प्ले। फोर्टिनब्रॉस नामक कैरेक्टर जो है शेक्सपियर प्ले में आता है, किंग लियर्स में, हैमलेट में, ओथेलो में, जूलियस सीजर में, तो हैमलेट में आता है। फोर्टिनब्रॉस इज ए यंग मैन। फोर्टिनब्रॉस एक ऐसा नौजवान इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट में जो है जो फोर्टिनब्रॉस का कैरेक्टर है एक यंग नौजवान है। द सेवरल कैरेक्टर्स विल रिफ्लेक्ट द Hamlet, but the Fortinbras is the first to be named in the play, in whom we see a likeness to the Prince Denmark। मतलब जो फोर्टिनब्रास का कैरेक्टर है ये बिल्कुल हैमलेट से मिलता जुलता है, यानी कि ये इसमें और हैमलेट में काफ़ी सिमिलरिटी है। नेम इन द प्ले whom is likeness to the Prince of Denmark, जो डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट से काफ़ी सिमिलरिटी रखता है। शेक्सपियर हैज़ आल्सो क्रिएटेड 4 गेस्ट एज ए नेम हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो इसको हुक्म कहा जाता है। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564 इन स्टेट अपॉन एवन। शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? स्टेट अपॉन एवन में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कैरेक्टर जो है एज यू लाइक इट में नहीं पाया जाता है? रोजालिंड, ऑरलैंडो, सीलिया, पोर्शिया, विच वन इज करेक्ट? तो हम सभी जानते हैं रोजालिंड एज यू लाइक इट की हीरोइंस है, ऑरलैंडो है, सीलिया उसकी फ्रेंड रहती है, और ऑरलैंडो जिसे वो प्यार करती है। पोर्शिया का कैरेक्टर 2 जगह आता है, एक मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक जूलियस सीजर में, ब्रूटस की वाइफ रहती है पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मेन कैरेक्टर है, जो बेस्टनी उसे प्यार करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एजेस कैन नॉट। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द। विलियम शेक्सपियर जो है किससे बिलोंग करते हैं, किस पीरियड से? रेस्टोरेशन, विक्टोरियन से, एलिजाबेथन, रोमांटिक एज। विलियम शेक्सपियर सभी जानते हैं हम सभी कि एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते हैं। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द Elizabethan age. This age is also remembered as the time of great wave of English nationalism. The Renaissance in English coincided with the reign of Elizabeth। जो रिनासा पीरियड है एलिजाबेथ के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। एंड आई हु वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आयरलैंड फ्रॉम 1558 अंटिल 1603। मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ का जो रेन है वो कब 1558 से स्टार्ट होकर लास्टेड अप टू 1603। इट इज़ ऑफन रिफर्ड एज एलिजाबेथन एज। तो जो टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1603 का, इसे एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्स एज ए जेंटल रेन फ्रॉम द हेवेंस। ये लाइन ये किसने कहा है? तो ये 12th नाइट में ये लाइन आती है कि सिम्बलाइन में, कि एज यू लाइक में, कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो ये लाइन मर्चेंट ऑफ वेनिस में आदमी है। कौन इसे कहता है? इसे पोर्शिया कहती है, जो कि मेन लीडिंग करेक्टर है, हीरोइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज, इट ड्रॉप एज अ जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। दिस लाइन अकर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इट अकर्स वेयर द पोर्शिया डिमांड द साइलॉग टू बी मर्सी। मतलब जब पोर्शिया जो है आर्गू करती है कि वो साइलॉग से डिमांड करती है कि वो मर्सी करे, उस पर दया दिखाए एंटोनियो पे। एज वेल एज इट इज डिस्क्राइब इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट। ये जो है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में ये डिस्क्राइब ये आता है। इन दिस वे द पोर्शिया डायरेक्टली मेक्स एन अपील टू साइलॉग टू लिव द एंटोनियोज लाइफ। इस प्रकार से वो जो है उसका कहने का मतलब कि वो उस पर एंटोनियो पर दया दिखा, उसके जीवन को मतलब उसके जीवन को छोड़ दे, यानी कि उसे पनिश ना करे, जो उसने 1 पाउंड फ्लेश की डिमांड की थी। वी ऑल प्रे एंड प्लीड टू गॉड फॉर मर्सी। हम सभी ईश्वर की प्रार्थना जो है उसकी दया के लिए करते हैं, उनकी कृपा के लिए करते हैं। टू बी मर्सीफुल एंड काइंड टूवर्ड्स अस लाइक वाइज साइलॉग शुड बी मर्सीफुल। इसलिए साइलॉग को भी मर्सीफुल और काइंड होना चाहिए उसके प्रति। एंड ही विल गेट रिवॉर्डेड फॉर हिम। और इसके जब वो दयाफुल होगा तो वो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एजेस कैन नॉट विथ हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वेराइटी। एज ये स्पीच कहाँ आती है? ऑलवेज द इन्वेस्ट में द ऑथेलो द टाइटस एंटोनिकस एंटोनियो क्लियोपेट्रा। तो ये लाइन एंटोनियो क्लियोपेट्रा आती है, क्लियोपेट्रा में आती है। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एक रोमन प्ले है। Three plays of William Shakespeare is also considered and known as a Roman play. The Antonium Cleopatra, Julius Caesar and Coriolanus, एंटोनियो क्लियोपेट्रा एंड जूलियस सीजर, ये तीनों प्ले जो है इनके रोमन प्ले माने जाते हैं। तो एजेस कैन नॉट विथ हर नॉट कस्टम स्टिल हर इन्फिनिट वेराइटी इस कोटेशन बिलोंग टू एंटोनियो क्लियोपेट्रा। मैकबेथ अनफोल्डेड इन स्कॉटलैंड, हैमलेट इन डेनमार्क, स्नोज काजल्स। मैकबेथ जो है कहाँ स्कॉटलैंड का रहता है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है। हैमलेट में जो है डेनमार्क का प्रिंस रहता है, जो स्नो कैजल्स जो है हैमलेट में ही आता है। एंटोनियो क्लियोपेट्रा टेक्स द ऑडियंस फ्रॉम वन इनटू द मेडिटेरियन सी इन टू द अदर इन द कोर्सेज ऑफ सीन चेंज। ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज दी गई। फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम ओ बेफाई, तेरा नाम ही औरत है। ये डायलॉग कहाँ में आता है? तो ये हैमलेट में आता है स्पीच। Hamlet is the hero of Shakespeare's of masterpiece. Hamlet uttered this famous phrase in Act First Scene Second में। Hamlet जो ये स्पीच जो है Act First Scene Second में देता है। In fact, he is recalling the beautiful memories of his mother and deceased fathers. He mourned on the death of his father and changing the nature of women। वो जो है अपने पिता की मृत्यु पर और औरतों के जो स्वभाव बदलने वाला नेचर होता है उस पर जो है मौन करता है, विलाप करता है। रेफरिंग टू हिज मदर ग्रेटिट्यूड, उसकी माँ का नाम क्या रहता है? ग्रेटिट्यूड। अपनी माँ को संदर्भित करते हुए कहता है सी हैज़ मैरिड हिज अंकल क्लॉडियस, इसने उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली है। उनकी इस कृत्य पर वो कहता है फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन, ओ बेफाई तेरा नाम ही औरत है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से। The court's quality of mercy is not restrained, ये तो हो चुका है। Now have look to the question number 25. Love looks not with the eyes but with the man and therefore being Cupid painted blind। ये लाइन कहाँ आती है? मिडसमर नाइट ड्रीम्स में कि लव लेवर लॉस्ट में, एंटोनियो क्लियोपेट्रा में कि द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में। The loves look not with the eyes but with the minds and therefore being Cupid painted blind। ये लाइन हेलना बोलती है मिडसमर नाइट ड्रीम्स में। मिडसमर नाइट ड्रीम्स में आप जानते हैं कि ये कॉमेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर की। इसमें हेलना और इसमें जो हेलना रहती है और कौन रहता है कैरेक्टर से ड्रामेटियस रहते हैं और फर्डिनेंड रहता है। तो मिडसमर नाइट ड्रीम्स the looks loves not with the eyes but with the man's eye, therefore is meaning the wing Cupid painted blind occurs in the midsummer night dream। The meaning of the above lines are love can make worth things beautiful। प्रेम जो है चीज़ों को सुंदर बना देता है। when we are in love, जब हम प्रेम होते we don't see with our eyes, जब हम प्रेम में होते तो अपनी आँखों से नहीं देखते but with our mind, अपने दिमाग से के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई द पेंटिंग ऑफ क्यूपिड, इसलिए जो क्यूपिड की पेंटिंग, क्यूपिड जो है एक लव गॉड हैं जिन्हें हम हिंदी में कॉमलिता कहते हैं। द गॉड ऑफ लव ऑलवेज शोज हिम एज ए ब्लाइंड, इसलिए जो क्यूपिड देता है उनको हमेशा ब्लाइंड ही शो दिखाया जाता है। इन दिस सॉलिकी हेलेना पॉन्डर्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ लव, जो प्रेम की जो बदलने की शक्ति है उसके बारे में सोच रही है। द लस्टिक हेलेना वॉज अबंडन बाई हर बिलवेड डेमेट्रियस, जो हेलेना है उसको डेमेट्रियस के द्वारा त्याग दिया गया बिकॉज ही लव्स द मोर अट्रैक्टिव हर्मिया, क्योंकि वो हर्मिया से प्यार करता है। पहले वो हेलेना से प्यार करता रहता है लेकिन जब उसकी शादी जब वो उसके पिता जो है यूफेसियस जो है इसकी शादी हर्मिया से कर देते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है हेलेना के प्रति। और क्योंकि वहाँ पे
इटली में ये बैन था कि शादी जो है लड़की अपने पिता के खिलाफ नहीं कर सकती है। और इसकी शादी जो है, हरमिया की शादी जो है डेमेट्रियस से फिक्स होती है। हरमिया जो है मेन लीडिंग करेक्टर है इनमें समर नाइट ड्रीम्स में। हु इज नोन एज ए मेलेंकली मैन इन एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक में किस व्यक्ति को मेलेंकली मैन के नाम से जाना जाता है? तो जिस जैक, जैक जो है, जैक नाम का करेक्टर को एज यू लाइक इट में मेलेंकली मैन के नाम से जाना जाता है। जैक इज नोन एज ए मेलेंकली मैन। मेलेंकली मतलब निराशावादी व्यक्ति, पैसिमिस्ट, विच दैट मैन दैट हैव ए पैसिमिस्टिक आउटलुक। एज यू लाइक इट, जैक्स इज वन ऑफ द ड्यूक सीनियर अटेंडेंट्स। जो जैक्स नाम का कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर का अटेंडेंट रहता है। एंड ही इज गॉट वेल डिजर्व रेपुटेशन फॉर बीइंग ए मेलंकली। और इसके वह जो है मेलंकली होने के लिए काफ़ी इसको सम्मान भी मिलता है। Who said that Shakespeare in his comedy he has only heroes? Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? किसने कहा है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में केवल हीरोइंस हैं, हीरो नहीं है? जॉन रस्किन, बेन जॉनसन, थॉमस कैरली, विलियम हेडली। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन said that Shakespeare in his comedies has only heroines, no heroes. Shakespeare has no heroes, said Ruskin. He has only heroines. This is the scarcely true of the whole corpus of this work. It comes close to the truth of comedies, and their word is a feminine one. हमने सभी देखा, हम सभी ने देखा है क्योंकि जितनी भी कॉमेडीज है उसमें मेन लीडिंग करेक्टर जो है हीरोइंस ही हैं, क्योंकि सारी कहानी रिवॉल्व्स अराउंड द मेन लीडिंग फीमेल करेक्टर्स। So because of this, John Ruskin called that Shakespeare in his comedies is only heroines, not heroes. ये शेक्सपियर की कॉमेडी में केवल हीरोइन ही, हीरो ही नहीं है। Who is known as Venus and Adonis is a poetic composition of the poet who was the Demetrius also. Venus एंड एडोनिस जो है वो किसकी पोएटिक कंपोजिशन है? तो शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, मिल्टन एंड ड्रायडन की क्रिस्टोफर मार्लो की पोएटिक कंपोजिशन है कि शेक्सपियर की, कि मिल्टन की, ड्रायडन की है। जो वीनस एंड एडोनिस है ये एक मैथोलॉजिकल एलोगेरिकल पोएम है शेक्सपियर की। ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। और वीनस एडोनिस इज पब्लिश कब हुई थी? 1592-93 में। वीनस एडोनिस इज एलोगेरिकल पोएम्स विच published in 1592-93 and was entered into Stationers Register on 18th April in 1593। जो इसका स्टेशनर्स रजिस्टर में इसको कब रिकॉर्ड किया गया था? 18 अप्रैल 1593 में। लेस देन 2 months later the poem appeared into quarto edition published and printed by Richard Field। इस पोएम को रिचर्ड फील्ड ने जो है पब्लिश किया था। This point is very important. Reprinted by Richard Field and straight upon Evans Man, a close contemporary of Shakespeare, जो शेक्सपियर के समकालीन थे। In which play do the following lines occurs? Neither a borrower nor a lender be for loan often loses both itself and friend, and borrowing does the age of husbandry। ये लाइन कहाँ आती है? तो मैकबेथ में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, कि हैमलेट में, किंग लियर में। ये लाइन हम सभी जानते हैं। लाइन जो है हैमलेट की फेमस लाइन है। पोलोनियस बोलता है, These above lines were occurred in the famous play of William Shakespeare's Hamlet in Act 1 Scene 3 में आती है। These lines were spoken by Polonius who was giving advice to his son Laertes। ये लाइन जो है पोलोनियस जो है अपने बेटे लायर्टिस से बोलता है। Before Laertes हेड बैक टू स्कूल मतलब लायर्टिस के स्कूल उसे फ्रांस पढ़ने के लिए भेजता रहता है ना, तो उसे कुछ एडवाइस देकर भेजता है कि दिस सेइंग वाज टेकन फ्रॉम सोनलिकिस ऑफ पोलोनियस इन एक्ट 1 सीन 3। ये जो है लाइन जो है पोलोनियस की सोनलिकिस से लिया गया है, जो कि एक्ट 1 सीन 3 में आता है। Now move to the next question. Question number 32. Choose the correct name of play from those given from which the following lines have been taken. We are such steps as dreams are made up and our little life is rounded with sleep। हम ऐसी चीज़ से बने हैं। We are such steps as dreams are, जैसे हमारे सपने हमें बना देती है और हमारा छोटा सा जीवन
निद्रा से घिरा हुआ है। ये लाइन कहाँ आती है? टेम्पेस्ट में, ओथेलो में, मैकबेथ, कॉरियोलेनस में। Which one is correct? The option 1 is correct. The Tempest में. We are such as steps as dreams are made on, and our little round we sleep. These lines have been taken from Shakespeare, one of the famous play Tempest. Act 4 scene first में ये line आती है. Tempest के the quote tell us that we ultimately derive the meaning in our lives from our dreams and imagination. मतलब ultimately हम अपना जो है जीवन का जो मीनिंग होता है वो सपनों से और इमेजिनेशन से लेते हैं। Now move to the question number 33. शेक्सपियर क्या थे? was a great scholar of Latin. लैटिन के ग्रेट स्कॉलर थे। knew a lot in Greek, had a great command over English, knew little Latin and less Greek. तो शेक्सपियर known also as knew little Latin and less Greek. It is who said this line? It is said by Ben Jonson. बेन जॉनसन जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे उन्होंने कहा है, और शेक्सपियर के अच्छे फ्रेंड भी थे। विलियम शेक्सपियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द greatest writers in the history of English language, and the world's preeminent dramatist. Early modern English as a literary medium was unfixed in structure and vocabulary in the comparison to Greek and Latin. The small Latin and less Greek. There are the word of Ben Jonson in his poem To the Memory of My Beloved Masters William Shakespeare. ये लाइन जो है बेन जॉनसन ने अपने फेमस पोएम Into the Memory of My Beloved Master William Shakespeare and What He Hath Left Us, ये लाइन बोली है। Now move to the next question 34. Question number 34. Which of the following play does not belong to the group of 4 great tragedies of William Shakespeare? मतलब इन सारे में से कौन सी प्ले जो है शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी में नहीं आती है? द किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट हम सभी जानते हैं इनकी कॉमेडी है। जो हुकुम है उसमें आता है किंग लियर, हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। इन द ट्वेल्थ नाइट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडी, इट इज ए कॉमेडी। ट्वेल्थ नाइट का जो सब टाइटल्स को व्हाट यू विल से, इट वाज सेट इन द इलेरिया, इट वाज एन एंशिएंट रीजन ऑफ द वेस्टर्न बाल्कन्स हुज कोस्ट कवर्ड। ये जो एरिया है इलेरिया कहाँ है? ये लोकेटेड है, ये एक एंशिएंट रीजन ऑफ वेस्टर्न बाल्कन्स। ये वेस्टर्न बाल्कन्स जो एंशिएंट प्राचीन क्षेत्र था, हुज कोस्ट कवर्ड द कोस्ट ऑफ मॉडर्न डे सल्वेनियंस एंड क्रोशिया एंड मॉन्टेनेग्रिया अल्बानिया। वर्तमान समय जो है कोस्ट कहाँ आता है? वर्तमान समय में ये कोस्ट अल्बानिया, क्रोशिया, मॉन्टेनेग्रो एंड अल्बानिया वाले पार्ट को ही पहले एरिया के नाम से जाना जाता था। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इन्फ्लुएंस बाय। शेक्सपियर का प्ले हैमलेट किससे प्रभावित है? क्रिस्टोफर मार्लो से, कि पीले से, कि कीट्स से, कि नैशे से? सारे यूनिवर्सिटी हैं। The Shakespeare main sources for Hamlet was probably third book of Gesta Danorum. शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है ये थर्ड बुक ऑफ गेस्टा डेनोरम, which was also called the Historia Danaesia by Saxo Grammaticus. शेक्सपियर के जो हैमलेट का प्ले है इसका मेन सोर्स है गेस्टा डेनोरम, जिसे हिस्ट्रिया डेनिका के भी नाम से जाना था, रिटन बाय सेक्सो ग्रामेटिकस से लिया गया। द स्टोरी वाज टोल्ड बाय फ्रांकोइस डी बेलफोस्ट इन द हिस्ट्री ट्रेजिकियस। इसे जो है दोबारा लिखा गया फ्रांकोइस डी बेलफोस्ट इन द हिस्ट्री ट्रेजिडीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. The theme of Prospero daughter in the Tempest. The name of the Prospero daughter in the Tempest. Tempest में जो है Prospero जो हीरो रहता है, मेन लीडिंग कैरेक्टर प्रोटागोनिस्ट होता है, उसकी डॉटर का क्या नाम है? डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा, ओलिवा। तो Prospero जो मेन प्रोटागोनिस्ट है टेम्पेस्ट का, उसकी डॉटर का नाम मिरांडा रहता है। मिरांडा इज द डॉटर ऑफ Prospero and one of the principal character of William Shakespeare Tempest. She is the only female character to appear on the stage
मतलब टेम्पेस्ट में केवल फीमेल कैरेक्टर, वैसे तो साइकोरेक्स जो विच रहती है उसका भी नेम मेंशन किया गया, लेकिन वो अपीयर नहीं होती स्टेज पे। शी इज़ द ओनली फीमेल कैरेक्टर हु अपीयर्स ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ द प्ले, मतलब प्ले के दौरान केवल मिरांडा ही दिखाई देती है, साइकोरेक्स विच रहती है इसका नाम केवल मेंशन हुआ है। एंड इज ओनली वन ऑफ द थ्री वुमेन्स मेंशन, मतलब टेम्पेस्ट में ओवरऑल 3 वुमेन मेंशन की गई हैं। शी वॉज बैनिश टू द आइलैंड अलॉन्ग विथ हिज फादर एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल की रहती तो उसके पिता के साथ उसे बैनिश कर दिया जाता है। इन द subsequent 12 years she lived with her fathers and dear slaves Caliban as her only company, और कंपनी के रूप में जो है वो 12 साल तक वो आइलैंड में अपने फादर टेम्पेस्ट और कैलिबन के साथ रहती है। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ की जो है डोमिनेटिंग पैशन क्या रहता है, जेलसी की, रेवेंज की, ग्रीड की, एम्बिशन, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो एम्बिशन। द मैकबेथ इज ऑल्सो नोन फॉर हिज ओवर लीपिंग एम्बिशन। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन। He had ambition in his mind that one day he would be the king of Scotland, मतलब उसका जो महत्वाकांक्षा रहती है कि वो एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। फॉर द सेक ऑफ दैट ही मर्डर द किंग डंकन, और अपने उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो राजा जो रहते हैं स्कॉटलैंड के, डंकन, उनका मर्डर कर देता है अपने ही पैलेस में ही। थ्रू आउट द प्ले ही इज पोर्ट्रेट एज द एंटी हीरो, पूरे प्ले में उसे एंटी हीरो के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है। In the 12th night, Oliva is over head and ears in love with 12th night में ओलिवा जैसे किसके प्रेम में है, मालवोलियो द क्लोन, द ड्यूक ऑर्सिनो, वाइला डिस्गाइजेस सिजेरियो। तो 12th नाइट में ओलिवा किसके प्रेम में पड़ जाती है, वाइला हु डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए सिजेरियो। वाइला जो है फीमेल रहती, मतलब जिसने जो है नौकरी पाने के लिए चक्कर में खुद को सिजेरियो नाम के मेल कैरेक्टर में वेशभूषा में बदल लिया था। In 12th night, Olivia is over head and ears in love with Squire and disguises as Cesario, while who disguises as Cesario was a young girl, एक young girl रहती है मतलब। Now move to the next question. The question number, Shylock character is in सालस करेक्टर इज इन, सालट नाम का करेक्टर किस में आता है, एज यू लाइक इट में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, 12th नाइट में, मेजर फॉर मेजर में। साइलॉक नाम का करेक्टर ये किस में आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। किस में आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। साइलॉक इज ए फिक्शनल करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द वेनेटियन जूइश मनी लेंडर, ये एक यहूदी मनी लेंडर रहता है, साहूकार रहता है। साइलॉक इज ए प्ले द प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट। साइलॉक जो है एक एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करता है, एंटागोनिस्ट मतलब विलेन। ही इज डिफीटेड एंड कन्वर्जन टू द क्रिश्चियनिटी फॉर्म द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी के अंत में जो है वो यहूदी रहता है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो यहूदी से क्रिश्चियन बन जाए, और यही जो है स्टोरी का क्लाइमेक्स होता है, और वो अंत में पराजित होता है। शेक्सपियर मोस्टली यूज इन हिज प्ले, शेक्सपियर ने अपने प्ले में मोस्टली क्या यूज़ किया, हीरोइक कपलेट, फ्री वर्सेस की, ब्लैंक वर्सेस, स्पेनियस स्टैंजा। तो शेक्सपियर ने अपने प्ले में मोस्टली ब्लैंक वर्स यूज़ किया, हम सभी जानते हैं। द लैंग्वेज यूज बाय द विलियम शेक्सपियर इन हिज प्लेज इज वन ऑफ द 3 फॉर्म्स इज प्रोज, राइम वर्स एंड द ब्लैंक वर्स। राइम वर्स यानी कि ब्लैंक वर्स में उन्होंने लिखा अपने मोस्टली प्ले को, each of which he used to achieve the specific effect. It was believed that he had mostly used the blank verse in his plays or in prose. Blank verse is unrhymed but used as a regular pattern of rhythm or meter. जो blank verse होता है ये एक unrhymed होता है, लेकिन एक रेगुलर मीटर फॉलो करता है। ये iambic pentameter होता है। iambic penta मतलब iambic penta consists 5 foot and 10 syllables इनको ही iambic pentameter कहा जाता है। शेक्सपियर इज रेनेसां प्लेराइट, रेस्टोरेशन प्लेराइट, 12th century प्लेराइट, क्लासिकल प्लेराइट। तो शेक्सपियर इज
रेनेसां प्ले राइटर्स हम सभी जानते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who said it? How poor are they that have not patience? What wounded ever heal by the degrees? ये लाइन कहाँ आती है? ओथेलो में, यागो में, कैसियो में, यागो ये लाइन कौन बोलता है? सॉरी, ओथेलो बोलता है कि प्ले जो उनकी ट्रेजिक प्ले है ओथेलो में, ये ओथेलो बोलता है कि यागो बोलता है, कैसियो बोलता है, डेस्डेमोना बोलता है। हाउ पुअर आर दे हैव नॉट पेशेंस, व्हाट wounded ever heal but by degrees। तो ये यागो बोलता है जो मेन विलन रहता है। These lines have been said by Iago in Act Second Scene 3, the page 15। this ये Act Second Scene 3 में ये यागो बोलता है। The above lines have been taken from Othello, a tragedy written by William Shakespeare। In this scene, Iago tries to convince Rodrigo to remain in the Cyprus as a Cyprus where his evil multi-facted plot is in force। वो जो है यागो जो है रोड्रिगो को कन्विंस करने का प्रयास करता है कि वो साइप्रस में ही रहे, मतलब साइप्रस में ही रहे, वहाँ से ना जाए। वेयर हिज इविल मल्टी फैक्टर प्लॉट इज इन फोर्स। तो ये इसमें रोड्रिगो को है इस स्पीच के द्वारा कन्विंस करने का प्रयास करता है कि वो साइप्रस में बना रहे। हाउ पुअर आर दे हैव नॉट द पेशेंस, व्हाट वुंडेड एवर हील बट बाय डिग्रीज। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज कॉर्डेलिया जो कि किंग लियर में राजा की बेटी रहती है, सबसे छोटी बेटी, वो अपनी पिता की मदद करने आती है। ही हैड गिव हर द लॉयन शेयर ऑफ हिज किंगडम, ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयरिंग किंगडम आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। तो अपने पिता से सच्चा प्रेम करने के कारण उसकी मदद करने किंग लियर राजा जो किंग लियर रहते हैं इंग्लैंड के, उनकी मदद करने आती है। Now move to the next questions. Question number 45. Ben Jonson name is also associated with Ben Jonson जो कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर राइटर के लिए जाने जाते हैं। सेंटिमेंटल कॉमेडी से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स से कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो बेन जॉनसन जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज ए ड्रामेटिक जनरास मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंग्लिश प्ले राइटर्स बेन जॉनसन फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी। बेन जॉनसन जो है लेट 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। द टर्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन ह्यूमर मोर प्रॉपरली ह्यूमर्स मीनिंग्स द लिक्विड। इस ह्यूमर्स का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब लिक्विड होता है। जॉनसन डिस्टिंग्विश टू काइंड्स ऑफ ह्यूमर, वन वाज ट्रू ह्यूमर in which one peculiar quality actually possesses a man, a body, a soul। बेन जॉनसन ने दो प्रकार का ह्यूमर का मेंशन किया है। एक होता है सच्चा ह्यूमर जिसमें जो है कि विशेष क्वालिटी जो है peculiar quality actually possesses, जो एक विशेष क्वालिटी होती है वो एक व्यक्ति शरीर और आत्मा को रखती है। एंड द सेकेंड वाज एन एडॉप्टेड ह्यूमर। जो दूसरा टाइप का ह्यूमर होता है एडॉप्टेड टाइप का ह्यूमर होता है in which a man went out of his way to appear the singular by affecting certain fashion of clothing, speech and social। एक होता है दिखावे वाला ह्यूमर जिसमें वो अपने फैशन, अपने जो है ड्रेसिंग सेंस के द्वारा और स्पीच से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हु हैज बीन टर्म्ड एज ए मोटिव मार्गेनिटी। किसे जो है मोटिवलेस मार्गेनिटी से कहकर एड्रेस किया गया। मैकबेथ को, ओथेलो को, पोलोनियस को, यागो को। तो ये मोटिवलेस मार्गेनिटी कहा गया है यागो को जो जिसकी कैरेक्टर ओथेलो में आता है। Here the motiveless मार्गेनिटी is taken from Samuel St. Coleridge wrote in his copy of Shakespeare as was playing a series of lectures। ये जो मोटिवलेस मार्गेनिटी है is taken from a note St. Coleridge wrote in his copy of Shakespeare as he was preparing a series of lectures। ये वर्ड जो है एस टी कॉलेज ने जो एक नोट शेक्सपियर को लिखा था जब वो लेक्चर तैयार कर रहे थे। द नोट फ्रेज कंसर्न इन द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड ऑफ ओथेलो। ये जो है लाइन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आती है। ओथेलो के विच यागो टेकन लीव फ्रॉम रोड्रिगो, जब जो है यागो टेकन लीव फ्रॉम रोड्रिगो सेइंग गो टू फेयरवेल, जब वो है यागो जो से रोड्रिगो को छोड़ने आता है उसे अलविदा कहता है।
तो ये लाइन उसके लिए यूज़ की गई है। ये इसको कहाँ से लिया गया है? एस.टी. कॉलेज के उस नोट से लिया गया जिन्होंने शेक्सपियर रूट इन हिज कॉपी ऑफ शेक्सपियर, अपने शेक्सपियर की कॉपी में उन्होंने लिखा है, जो लेक्चर लिखा था शेक्सपियर के लिए, उससे लिया गया है। मोटिवलेस मॉर्गेनिटी। Now move to the question number 47. Caliban. Who is Caliban? Caliban is the hero of the play Tempest. Married Prospero daughter in the Tempest. Killed Prospero in the Tempest. Is the villain in the Tempest. कैल्विन जो है टेम्पेस्ट का हीरो है कि मैरिड डॉटर जो मिरांडा रहती है उससे उसकी शादी होती है, जो प्रॉस्पेरो की डॉटर रहती है। किल प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो को मार डालता है। कि इज द विलन इन द टेम्पेस्ट की टेम्पेस्ट का विलन रहता है। तो कैल्विन जो है जो मेन विलन है टेम्पेस्ट का। द कैल्विन इज वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट इज ए टेल ऑफ रेवेंज, रोमांस एंड मैजिक। टेम्पेस्ट जो है बदले, रोमांस और मैजिक की कहानी है। इन दिस प्ले डेम्पटी पर्सोना द कैरेक्टर कैल्विन इज डिस्क्राइब एज ए सैवेज एंड डिफॉर्म स्लेव्स। उसको एक डिफॉर्म स्लेव्स के रूप में दिखाया गया है, यानी कि दास के रूप में दिखाया गया। जैसे प्रॉस्पेरो जो है उसको अपना गुलाम बना लेता है। द सन ऑफ ए विच नेम्ड साइकोरेक्स, वो जो है एक चुड़ैल साइकोरेक्स का बेटा रहता है। द डेविल हिमसेल्फ इज सटनली डिफॉर्म, वो डिफॉर्म यानी विकृत आक्षेप का रहता है। एंड मोनस्ट्रस फिगर से डेथ रहता है। एंड बट एज ए कैरेक्टर ही इज मच मोर देन स्लेव्स, लेकिन एज ए कैरेक्टर वो एक गुलाम से भी कहीं कुछ अधिक रहता है। ओफिलिया इज बिलीवेड ऑफ फोलिया जो है मेन किसकी बिलीवेड रहती है? मैबेथ ओथेलो हेमलेट रोमियो की, तो वो हेमलेट की बिलीवेड रहती है। सी इज यंग नोबल वुमेन ऑफ डेनमार्क एंड द डॉटर ऑफ पोलोनियस, वो पोलोनियस की पत्नी रहती है। ओफिलिया जो है पोलोनियस की बेटी रहती है और लार्टिस की बहन रहती है। दैट बिलव्ड ऑफ प्रिंस हेमलेट, और प्रिंस हेमलेट की क्या रहती है? बिलवेड रहती है। पोलोनियस की डॉटर रहती है और लार्टिस की बहन, यानी कि जो ओफिलिया पोलोनियस की बेटी थी और लार्टिस जो उसका भाई था। ओफिलिया इज द फिक्शनल कैरेक्टर इन द प्ले हेमलेट। ओफिलिया जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर रहता है हेमलेट में। सी इज वन ऑफ टू फीमेल कैरेक्टर इन दिस प्ले। सी इज वन ऑफ द ओनली टू फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले। मतलब इस हेमलेट प्ले में केवल दो ही फीमेल कैरेक्टर आते हैं। एक गर्ट्रूड, यानी कि गर्ट्रूड जो हेमलेट की माँ रहती है, और ये ओफिलिया जो कि हेमलेट की बिलीवेड रहती है। अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन, और हेमलेट में अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन से रहते हैं? होरेशियो रहता है, क्लॉडियस जो कि इनका चाचा रहता है हेमलेट का, गर्ट्रूड, रेनाल्डोस, ऑर्सरिक एंड प्रिस्ट, ये सारे जो है हेमलेट में कैरेक्टर आते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज ए इम्पोर्टेंट प्ले is a famous poem William Shakespeare's which is written in the 6-line stanza in the Petrarchan forms। जो वीनस एंड एडोनिस है 6-line stanza में पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई है। It is a long narrative poem that tells the story about the Venus, the goddess of love, falls in attraction of a young man upon the earth named as Adonis। वीनस और एडोनिस जो एक 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है। ये एक एलोगोरिकल स्टोरी को नरेट करती है, जिसमें जो वीनस जो गॉडेस ऑफ लव रहती हैं वो एक यंग शीफर्ड मैन के जो रहती के यंग शीफर्ड मैन के प्रेम में पड़ जाती हैं, और अंत में जो उसे जो कि एडोनिस जो कि स्मार्ट यंग मैन रहता है, शीफर्ड रहता है, वो हंटिंग पर जाना चाहता है, लेकिन वीनस गॉडेस से मना करती हैं, लेकिन वो फिर भी हंटिंग पर जाता है। बुअर के द्वारा मारा जाता है। हमें उसकी जो डेड बॉडी रहती है वो फ्लावर में बदल जाती है। तो विलियम शेक्सपियर रोट दिस पोएम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1592 एंड 93 में। विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को जो है 23 अप्रैल 1564 को लिखा था। तो विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को 1592-1593 में लिखा था, और विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन अप्रैल 23 1564। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को हुआ था।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से कौन सबसे पहले पैदा हुआ था? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन कॉल्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। हम सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर का जन्म पहले हुआ था, वो एलिजाबेथन पीरियड के पोएट थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में ऑन 23 अप्रैल 1564 में। William Shakespeare was born in 23 April 1564. Then John Milton born. जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर इन 1608 में इनका लंदन में हुआ था। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। जॉन वर्सवर्दी का 14 अगस्त 1867 में हुआ था। 1867 में हुआ था। तो ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद